सपनों के बिहार में आज मुख्य तौर पर जब ग्रामीण परिवेश में हम प्रवेश किए तो हमें सुझाव आया यहाँ इस गांव का। और सर जो हैं वो बिजनेस में भी अपना बहुत सारा योगदान दे चुके हैं और उसके साथ साथ मतलब अच्छे खासे एक जो कार्यकर्ता होते हैं जो मतलब किसी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं और उस विचारधारा के लिए मतलब उनका जान भी अगर कोई मांगे तो वो दे देंगे, क्योंकि कुछ व्यक्ति विशेष लोगों से उनका लगाव इस कदर हो जाता है कि वो पार्टी और मतलब पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ते हैं, वो विचारधारा वो व्यक्ति से जुड़ते हैं। और जब वो व्यक्ति से जुड़ते हैं तो वो विचारधारा कहीं ना कहीं उनके अंदर भी समा जाती है और उससे वो निस्वार्थ भाव से कुछ ऐसा काम कर देते हैं अपने आसपास जो कि शायद पॉलिटिशियन, शायद बड़े ओहदे पर लोग बैठे हैं वो भी नहीं कर पाते। इसी क्रम में एक यहाँ बड़ा अच्छा कॉलेज सर ने खोला है और जो कि कॉलेज पूरे ज़िला में सबसे अगर बढ़िया कॉलेज का नाम लें तो वो कॉलेज का नाम आएगा। और इसके साथ साथ और भी बिजनेस में भी बहुत सारा, सिवान ज़िले में, गोपालगंज ज़िले में पावर ग्रिड जो सब स्टेशन होता है वहाँ पर भी इनकी जब ठेकेदारी ये कर रहे थे उसमें भी बहुत योगदान दिए हैं। और शिक्षा, मुख्य तौर पर इनका जो विषय है वो शिक्षा है। मतलब अगर इनके आसपास कुछ वैसे लोग हैं जो कि शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उनको कैसे वो चीज़ मुहैया हो जाए, चाहे उसके लिए इनका श्रम किसी प्रकार से लग जाए, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, कैसे भी अगर वो वहाँ कुछ कर सकते हैं तो वो करते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आज के हमारे मुख्य अतिथि चंपू राय सर का अपने चैनल पर। जी, मेरा नाम तो रवि रंजन राय है। जी जी। यहाँ गांव में लोग चंपू राय से जानते हैं, चंपू जी से जानते हैं, जी। चंपू बाबू से जानते हैं, चंपू चाचा से जानते हैं, भिन्न नामों से लोग जानते हैं। जी जी। हम यहीं शेर के रहने वाले हैं और विधानसभा तो अभी हम लोगों का पहले बरौली हुआ करता था, बैकुंठपुर हुआ करता है, एकदम बॉर्डर पर हम लोग हैं जी। हमारा गाँव ही बॉर्डर है। यहीं से इधर पूर्व साइड में बैकुंठपुर शुरू हो जाता है और यहीं से पश्चिम साइड में बरौली शुरू। जी। तो जहाँ तक हमारी अपनी काम करने का जो ढंग और तरीका है, हमारा अपना ये जो नज़रिया है, सोच है, वो एक सूत्र में है कि जो बड़े हैं उनको छोटे के लिए मदद करना चाहिए, जो अमीर है उसको गरीब के लिए मदद करना चाहिए। अमीरी का मतलब गरीबी का मदद करना ही होता है, बड़ों का मतलब छोटों का आदर करना और छोटों का मदद करना ही होता है। आप पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ को मदद कीजिए, अनपढ़ को पढ़ाइए। ये आपकी सोच होनी चाहिए, ये आपकी मानसिकता होनी चाहिए। व्यापार तो आप पैसा तो किसी भी रूप में कमा सकते हैं, अनपढ़ आदमी भी पैसा कमाता है, कमा ही रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं उतना कमाते। सही बात। तो पैसा कमाने का एक मतलब अलग होता है और लोगों का मदद करने का मतलब एक अलग होता है। उसमें शिक्षा से मतलब है कि आप उस चीज़ को किस ढंग से टेकअप करते हैं, किस ढंग से आप लेते हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और फिर आपसे किसी को कोई जब फ़ायदा नहीं होता है तो आपकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं। आप यदि उस शिक्षा को केवल अपनी नौकरी और अपने पैसा कमाने के लिए यदि लगाते हैं तो उस शिक्षा का कोई महत्व मेरे नज़र में नहीं है। मेरे नज़र में उस शिक्षा का महत्व है जो दूसरों को शिक्षित करे, जो दूसरों को ऊपर उठाए। हम जैसे चाहते हैं कि हमारे यहाँ आज भी हम देखते हैं सब विकास होने के बावजूद भी मेरे गांव में कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जो कहने के लिए तो अति पिछड़ों में बहुत सारे लोग आते हैं, कहने के लिए एसटी या शेड्यूल कास्ट में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो आज़ादी से 75वें वर्ष हम लोग मना रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी दिनचर्या और उनके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है, कुछ परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। आज भी उनके बच्चे काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपना पेट पालते हैं और खेलते हैं या पढ़ते हैं, खेलते हैं या काम करते हैं, वो पढ़ने नहीं जाते हैं। ये सरकार का हमको दर्शाता है फेलियर। जो सरकार इस इशू पर, सरकार आज के डेट में भी हम सरकार को फेलियर मानते हैं। बहुत सारी तरक्की और विकास हुई है सरकार, मतलब गोपालगंज में ऐसा बहुत सारा गांव है। हम अभी आपको अभी चल करके आपको दिखाएंगे। हमारे बगल में हैं जो लोग डोम जाति से आते हैं, लेकिन उनको बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हैं। कभी कभी उन लोगों को बुला करके हम महीनों में 2-2 महीना जब समय हम निकाल पाते हैं तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं 8 साल 10 साल से लेकर के और 5 साल 3 साल 4 साल तक के बच्चों को हम बुलाते हैं,
कॉपी देते हैं, उनको पेंसिल देते हैं, उसको स्लेट देते हैं, उनको कुछ बिस्कुट उस्कुट मंगा करके देते हैं, ताकि ऐसे भी हमारे पास आकर के बढ़े। और जब दोस्ती हो जाती है तो उसके बाद वो लोग अपने आकर के हमको खोजता है, चिल्लाता है दरवाजे पर आकर के, जो चंपू सर आइए ना, हमको पढ़ना है। उनको भी इसकी अहमियत जब समझ में आती है तो लेकिन हमारे पास उतना समय हम केवल उसके लिए हम नहीं दे पाते हैं, हमारी भी अपनी कुछ मजबूरी है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर आखिर क्यों नहीं कोई सोचता है। सरकार सोचे, हम सोचें, हमारे कुछ समाज हैं, आपके जैसे लोग हैं, सब लोग मिल कर के सोचें, और ये चीज़ कम से कम दूर होना चाहिए। विकास बहुत हुआ है, अच्छी विकास हम पिछले 50 साल में बहुत कुछ देखे हैं, 30-40 साल में बहुत कुछ देखे हैं, बहुत तरक्की लोगों में हुई है। लेकिन एक लेवल के ऊपर के लोग उठे हैं, लेवल के नीचे वाले लोग आज के डेट में भी उसी तरह से हैं। हम आपको उन से मिलवा सकते हैं, आज भी उनके बच्चे पढ़ने स्कूल में नहीं जाते हैं। आपका आंगनबाड़ी का भी कोई उद्देश्य नहीं है, आपके आंगनबाड़ी हर क्षेत्र में बना हुआ है, सरकार तो प्रयास करती ही है, लेकिन वो आंगनबाड़ी की जिम्मेवारी नहीं है। आंगनबाड़ी का जिम्मेवारी है जब हम जाएं, जो बच्चे आए हैं उनको खाना खिला दें, उनका हाजिरी बना लें, और वो चीज़ हम कर लें। लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम कहेंगे जो उस क्षेत्र का, उस वार्ड का आंगनबाड़ी जो भी हो, यदि उनको शिक्षित कर देता है तो उस आंगनबाड़ी को इनाम मिलना चाहिए, डीएम साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और यदि नहीं वो लोग करते हैं तो वैसे आंगनबाड़ी को बंद भी कर देना चाहिए। कोई फायदा नहीं है, वैसे उसका कोई महत्व नहीं। जब जिस चीज़ के लिए सरकार की जो सोच है, वो सोच यदि पूरी नहीं होती है तो फिर वहाँ काम करने का कोई मतलब नहीं रहता। इस पर हमको बहुत तकलीफ है। इसके लिए हम प्रयास अपने स्तर से भी करते हैं और चाहते हैं कि सरकार भी इस स्तर पर प्रयास करे। शिक्षा के क्षेत्र में पहले से सुधार हुआ है, लेकिन अब सुधार का कोई एक नज़रिया है। थोड़ा सा सुधार होगा यदि पदाधिकारी उस पर अपना टाइट ड्यूटी देंगे, खोज करेंगे, शिक्षक पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, जो आंगनबाड़ी वाले लोग हैं उन लोगों का ड्यूटी सही जब बच्चे नहीं आ रहे तो वो कर क्या रहे हैं वहाँ पर तो बैठ के? ये सब चीज़ नहीं है। उन लोगों का शेड्यूल बना हुआ है। हमको लगता है कि वो अपने शेड्यूल से आते हैं और शेड्यूल से जाते हैं, उसके बीच में जो भी बातचीत हो हमको नहीं मालूम है। लेकिन जो चाहिए उस तरह से नहीं होता है। हम थोड़ा इससे दुखित हैं और अपने स्तर से हम अपना प्रयास करते हैं। हम लोग तो कॉलेज में जो भी बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं, हम उसका फीस माफ़ करवा देते हैं कि भाई कैसे वो आदमी पढ़े। इसमें हम अपने लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप कैसे हो हाई स्कूल तक उसको ले आइए, हम उसको हाई स्कूल में मदद करेंगे, हम उसको इंटर तक मदद करेंगे, ज़रूरत होगा तो हम फिर कहीं ग्रेजुएशन में भी किसी से कॉन्सल्ट करके मदद करेंगे। लेकिन उसको पढ़ाइए, उसको शिक्षित कीजिए। जब शिक्षा होगा आपका दिन दूसरा सुधर जाएगा। आपके बच्चे जब शिक्षित हो जाएंगे, स्वतः आपकी जो स्थिति है वो बदल जाएगी। तो ऐसा हमारा विचार है। इसके अलावा एक सर हम ख्याल अक्सर आता है और इसमें हम एक बात जोड़ना चाहेंगे। जैसे सरकार के तरफ से बहुत सारी कमियां हैं, हम मानते हैं, लेकिन जो गार्जियन आज से 20 साल पहले, मानिए एक कास्ट का आप नाम लिए थे, वो कास्ट 20 साल या 30 साल या 50 साल पहले जो काम करती थी आज भी वही काम करती है, नो डाउट। लेकिन अपने बच्चों को भी अगर बढ़िया से वो प्रोत्साहित करे कि हम ये काम कर रहे हैं, तुम ये नहीं करो, तो बहुत ज़्यादा भार सरकार का भी कम हो जाएगा। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? इसमें हमारा कहना है कि उनके जो गार्जियन जिनको कहते हैं जी, वो खुद शिक्षित नहीं। शिक्षा का महत्व उनके पास नहीं। उसके लिए हमको और आपको लगना होगा। हमारे यहाँ एक बगल का गांव है, रेवन्यू गांव है, मटौदी जी, जहाँ मुसहर जाति के लोग हैं। आज भी वो करीब 300-400 की संख्या में वो लोग हैं। आज भी उनके परिवार में हम जैसे लोग वहाँ 2-4 परिवार को प्रोत्साहित किए हैं, तो उसमें से 1-2 लड़के निकले हैं जो मैट्रिक और इंटर किए हैं। बहुत खुशी होती है, उनसे आप मिल सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं हमारे बारे में। हम उनको बराबर प्रोत्साहित करते आए हैं कि आपकी इसमें जितनी तरह की मदद की ज़रूरत होगी हम आपको करेंगे। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और फिर वो पढ़ाएंगे आपके बच्चों को, तब जा करके आपका शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। सही बात। वहाँ आपका प्रयास ये होना चाहिए जो उन्हीं में से किसी एक आदमी को आंगनबाड़ी रहे, उसी में से कोई एक आदमी टीचर रहे, तब जाकर के वहाँ स्थिति सुधरेगी। दूसरे लोग तो जाते हैं तो केवल पैसा का अपना उनका रखता है कि भाई हमारा जो
फिक्स महीना का आमदनी है वो हमको मिल जाए, बाकी से हमको क्या लेना देना। तब जाकर के वो सुधरेगा। आखिर सुधर क्यों नहीं रहा है इतना देर से? 75 साल में सुधार क्यों नहीं हुआ? सर एक जैसे आपका नाम जब भी सामने आता है, एक कॉलेज का जिक्र होता है, तो वो कॉलेज खोलने का आपका क्या उद्देश्य था और उसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी देते हैं। एक्चुअली कॉलेज तो हमारे जो हमसे जो सीनियर मेंबर हमारे परिवार के हैं, जी उन्हीं लोगों का सोच था कॉलेज खोलने का, जी और उन लोगों ने खोला। लेकिन हम उसको बाद में आकर के हम काफ़ी जिम्मेवारी से उसको आगे बढ़ाए। कॉलेज हमारी कुछ इस स्थिति में चली गई किस कि गांव लोगों में को है वो? धर्मदेव इंटर कॉलेज शेयर अच्छा करके। इसी गांव में है। हाँ हाँ, बिल्कुल इसी गांव में है। तो हाई स्कूल का कैंपस और धर्मदेव इंटर कॉलेज का कैंपस जुड़ा हुआ है। तो धर्मदेव हाई स्कूल पहले से है, जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ले लिया बहुत पहले उसको। तो हम उसको 8-10 साल 15 साल उसमें काफ़ी निस्वार्थ भाव से, ये सोच करके नहीं कि इसमें हमारी जॉब हो जाएगी और हम इससे पैसा कमाएंगे, हम उसमें निस्वार्थ भाव से काम किए। और सबको, जितने जो हमारे मेंबर जो शिथिल हो गए थे, उस सबको हम एक्टिव किए। एक्टिव करने से ये हुआ कि आज वो कॉलेज अपने पैर पर खड़ा है। और हमारे धर्मदेव इंटर कॉलेज का जो भी सिस्टम है, आप पूरे ज़िले में घूम जाइएगा, शायद किसी सरकारी कॉलेज में मिलेगी, बाकी किसी ये कहते हैं वित्त रहित में नहीं, वित्त रहित है हमारा, अनुदान मिलता है उसको। लेकिन वित्त रहित में 10 कॉलेज है गोपालगंज ज़िले में। किसी भी कॉलेज में हमारे धर्मदेव इंटर कॉलेज से बेहतर व्यवस्था, सुविधा या जो करने का ढंग तरीका है वो आपको नहीं। ये बहुत बढ़िया प्रयास रहा है सर आपका। और कहीं ना कहीं जब शिक्षा की बात आती है और जब हम जाते हैं बिहार के अलग अलग ज़िला में, तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हमको मिलते हैं। और वहाँ बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है जब आपके ऐसे लोग मिलते हैं और वो वास्तव में जो समस्या है वो बताते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ बताने वाले भी लोग नहीं, क्योंकि समय नहीं है लोग के पास। लोग आप जाकर अपने गांव में या फिर बगल के गांव में मुसल लोग को देखें तब ना जाने ये चीज़, नहीं तो बहुत लोग के पास समय भी नहीं है बताने का। तो ये बहुत अच्छा आपका प्रयास है। बस एक अंतिम प्रश्न हम चाहेंगे कि जो ऐसे बच्चों के लिए एक सुझाव आप दीजिए, जो बच्चे मतलब वैसे परिवार से आते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए आपके अनुसार? हमारे अनुसार से हर महीना, हर 15 दिन पर हमारी एक भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। जरूर जरूर। और मेरे जैसे जो 2-4-5 लोग यदि मिल जाएं, तो हर महीना हर वैसे क्षेत्र में जहां पढ़ाई का स्तर गिरा हुआ है, वैसे क्षेत्र में आप खुद जाएं, घर घर मिलें और उनसे उनकी समस्या पूछें कि आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, क्या दिक्कत है, आपको दिक्कत क्या है, पढ़ाने में आपको पैसे की दिक्कत है, आपको पढ़ाने में आखिर कुछ तो दिक्कत होगा। हाँ कुछ तो वो अपनी समस्या रखेंगे और उन समस्याओं को सुन करके उसके बाद उसका निदान करें। क्योंकि ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका निदान नहीं किया जा सकता। तो एक ये है, हम किसी भी संस्था में, जैसे अभी अभी हम देख रहे हैं बहुत सारा सरकार की भी योजना में भी हम देखे हैं जो बड़े बड़े लोग झाड़ू चला रहे हैं, लेकिन मानसिकता भी ये होनी चाहिए। हमारा सोच ये है कि जैसे हम अपने कॉलेज में हैं तो हमको जब गंदगी दिखती है तो हम झाड़ू भी उठा करके चलाते हैं, पेपर वर्क भी करते हैं। और कभी कभी टीचर समय से नहीं आए तो क्लास में जा करके बच्चों का क्लास भी लेते हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब बन के ये चीज़ होना चाहिए कि आप कैसे, हमारा चूँकि सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सही बात, बिल्कुल अलग कुछ है नहीं। बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ाने के लिए पढ़ाई चाहिए, लेकिन उसके साथ उसकी सफाई भी चाहिए, उसके साथ उसका ऑफिशियल जो वर्क है वो भी वो भी चाहिए, पेपर वर्क। तो वो सारे वर्क हम ग्राउंड लेवल से लेकर के और टॉप लेवल पर जितना भी काम होता है कॉलेज का अभी तक हम करते आए हैं। अब इधर हम आकर के 2-3 महीना पहले हम कॉलेज से इस्तीफा दिए हैं। अच्छा और थोड़ा सा आप चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कुछ दूसरे क्षेत्र में काम करें। सही है। कॉलेज अपने पैर पर खड़ा है। हमारे यहाँ विधिवत हर माह आप कहीं भी जाइएगा, एडवाइस पेमेंट से हर माह सैलरी बन करके किसी भी कॉलेज में किसी भी स्टाफ का केवल मेरे हैं। बढ़िया है। जो भी जांच वगैरह हुआ है उन लोगों का रिपोर्ट भी आप देखिएगा तो मेरे कॉलेज के बारे में एक अलग नज़रिया तो आप सब लोगों को हमारे यहाँ 1
रुपया देन लेन किसी भी अफसर से नहीं है, किसी तरह का बटरिंग नहीं है, किसी तरह का किसी नेता का योगदान नहीं है, किसी नेता का 5 रुपया मेरे कॉलेज में नहीं है। ये बड़ा चीज़ है। और जा कर के आज भी देखिए जो बिल्डिंग का, जो कंस्ट्रक्शन का, जो स्टैंडर्ड हमारे कॉलेज का है, आप कहीं किसी दूसरे कॉलेज में बहुत जगह तो बहुत MLC और MLA को फंड भी दे करके बनवाए, लेकिन मेरे यहाँ नहीं है इस तरह की बात। चलिए, ये बहुत अच्छा एक रहा सर के साथ मीटिंग इंटरव्यू, और जो कि सपनों का बिहार के अंतर्गत आएगा और आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो समस्याएं हैं पूरे देश में, गाँव में अक्सर जो निम्न जाति के लोग हैं, जो कि जिनके गार्जियन एकदम पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा, अगर इसको लड़ने का अगर कोई तरीका है तो वो है जागरूकता। उनमें जब तक जागरूकता हम नहीं फैलाएंगे, उनको शिक्षा का और पढ़ने पढ़ाने का वैल्यू जब तक नहीं समझ में आएगा, उसके लिए चाहे हर एक सप्ताह में 2-2 बार अगर गांव के 5 बुद्धिजीवी को वहां जाना पड़े या 5 टीचर किसी स्कूल के जाना पड़े, फिर भी वो सही है। लेकिन जब तक वो जागरूक नहीं होगा, उसका वैल्यू नहीं समझ में आएगा, तब तक ये बदलने वाला नहीं है। तो हम अपने फ्लाइंग स्वन चैनल से ये सबसे गुजारिश करते हैं कि आप जहाँ भी हैं, आप कोशिश करिए कि अपने आसपास अगर कुछ ऐसे वर्ग हैं, वहाँ पर अगर आप ज़्यादा नहीं, सप्ताह की अगर 1 दिन भी जा सकते हैं 2-4 अच्छे लोगों को लेकर, तो आप जाइए। और बहुत ज़रूरी है, शिक्षित होगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा। ये मतलब रोटी कपड़ा मकान के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ है तो वो है शिक्षा, और ये वाकई में ज़रूरी है। तो ये रहा एक सपनों का बिहार सर के साथ, और ये सफ़र चलता ही रहेगा। और ऐसे ऐसे लोग जब हमारे साथ आते हैं इंटरव्यू में, तो हमें भी हिम्मत मिलती है, हमें भी कुछ और अच्छा करने का हिम्मत मिलता है और साहस बढ़ता है हमारा। तो बने रहिए हमारे साथ और आप देखते रहिए फ्लाइंग सुजान। धन्यवाद।